हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अपन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अंदर हमने जो पढ़ लिया था उसके अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ स्पीच बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग कर लिया था, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन कर लिया था और प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल की बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑरल स्पीच। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल स्पीच। अब देखिए, इस ऑरल का मतलब जो ORAL ऑरल लिखा हुआ है, इस ऑरल का मतलब होता है स्पीकिंग से। इस ऑरल का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग से होता है। और एक शब्द आता है AURAL, और इस ऑरल का मतलब जो होता है वो लिसनिंग से होता है। LISTENING, लिसनिंग। क्लियर है? ये ध्यान रखना। AURAL ऑरल का मतलब होता है लिसनिंग से, ORAL ऑरल का मतलब होता है स्पीकिंग से। अब इसके अंदर एक चीज बात और ध्यान में रखना, ORAL ऑरल, ऑरल का मतलब किससे है? स्पीकिंग से है। क्लियर? और तीसरी इसके अंदर एक बात और आती है, एक तो आता है अलाउड, अलाउड रीडिंग। देखिए, अलाउड रीडिंग का मतलब था उतनी आवाज जितनी आवाज आपको ठीक लगे, जितनी अपने कानों को अच्छी लगती है उतनी आवाज ओरल रीडिंग के अंदर आती है, लाउड रीडिंग के अंदर आती है, अलाउड के अंदर। और एक होती है लाउड रीडिंग, लाउड, है ना? ये लाउड रीडिंग नहीं होती कभी भी, ये गलत है, क्योंकि लाउड का मतलब होता है बहुत जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के बोलना। क्लियर? ऑरल का मतलब लिसनिंग से है, OAURAL ऑरल, लिसनिंग। और सेकंड अपना ORAL ऑरल, ऑरल का मतलब होता है स्पीकिंग से। और अलाउड रीडिंग, ठीक है? आगे अपन जब पढ़ते हैं ना पैराग्राफ रीडिंग की, प्रोज राइटिंग, प्रोज की या ड्रामा की, उनके अंदर जो रीडिंग जो होती है वो अलाउड रीडिंग होती है। चाहे पोएम की आप रीडिंग कर रहे हो वो भी अलाउड रीडिंग होगी, लाउड नहीं होती। क्लियर? अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपना प्रिंसिपल ऑफ ऑरल स्पीच, ऑरल अप्रोच। अब ऑरल अप्रोच के अंदर क्या है कि सेम वैसा ही इन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट को जिस प्रकार से वो अपनी मदर टंग सीखता है, मदर टंग वो कैसे सीखता है? पहले लिसनिंग करता है, लिसनिंग के बाद उसकी स्पीकिंग होती है, उसके बाद में रीडिंग और राइटिंग जो है वो अदर एक्सेप्ट रह जाते हैं। सेम वैसा ही एनवायरनमेंट क्या है कि एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, ए चाइल्ड लर्न्स स्पीकिंग हिज मदर टंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। कि एक बच्चा जो है वो अपनी मदर टंग को कैसे सीखता है? पहले स्पीकिंग सीखता है, उसके बाद में रीडिंग और राइटिंग आती है। और दिस प्रिंसिपल शुड ऑल्सो बी अडॉप्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। और यही प्रिंसिपल जो वो हमें अडॉप्टेड करना चाहिए किसके अंदर? टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के लिए। बिगिनिंग शुड बी मेड विद स्पीच लेसन। और स्टार्टिंग के अंदर जो भी हमें जो लेसन बनाने हैं वो लेसन कैसे होने चाहिए? स्पीच लेसन होने चाहिए। इन विच सेंटेंसेस आर हियर्ड एंड स्पोकन। यही सेंटेंसेस जो है, जो आप मेड कर रहे हो, बना रहे हो, वही सेंटेंसेस क्या है? बच्चों को सुनाए जाएं और उनसे बुलाए जाएं। ऑरल प्रैक्टिस इज थिकेस्ट वे ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। जो ऑरल प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर? किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। द एबिलिटी टू स्पीक। अब देखिए यहां एबिलिटी नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, एबिलिटी है इसका प्रोनाउंसिएशन। द एबिलिटी टू स्पीक ए लैंग्वेज मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू लर्न इट, है ना? कि एक स्टूडेंट को क्या करती है? मोटिवेट करती है। स्पीकिंग जो है वो एक स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए। उसके बाद में किटसन ने क्या कहा है इसके बारे में? किटसन ने कहा है कि लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज, लर्निंग सीखना है, सीखना क्या है? टू स्पीक ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, और सीखना स्पीकिंग के लिए। इज ऑलवेज फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, सबसे छोटा रास्ता है। टू लर्निंग, सीखने के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड टू राइट इट, और इसे लिखने के लिए। कि यदि रीडिंग की, राइटिंग की यदि अपन बात करें या लर्निंग की बात करें तो इसका जो शॉर्टेस्ट जो रोड है, वो शॉर्टेस्ट रोड क्या है? स्पीकिंग है। शॉर्टेस्ट रोड जो है वो क्या है? स्पीकिंग है, ध्यान रखना, स्पीकिंग। क्लियर? उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब इसके अंदर अपन क्या बात करेंगे?
देखिएगा एक से। अब प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग की अपन चर्चा करें। एवरी लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स। देखिएगा क्या लिखा है, एवरी लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स। प्रत्येक लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स हैं। और वो 4 बेसिक स्किल कौन कौन सी है अपनी, LSRW। LSRW क्लियर है, ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर। LSRW, इट इज टू बी लर्न इन दिस ऑर्डर। और किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को यदि आपने सीखना है तो इसी ही ऑर्डर के अंदर आपको क्या है, सीखना होगा। देयरफॉर इसलिए नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग languages, therefore natural order of learning languages consist of learning the 4 basic language skills। और किसी भी यदि आप फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और फॉरेन लैंग्वेज के अंदर सीखने का जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज जो है वो क्या है, 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं। और वो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स कौन सी है अपनी, LSRW है। उसके बाद में क्या लिखा है, द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाय लिसनिंग। कि एक बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, मदर टंग कैसे सीखता है, बाय लिसनिंग फर्स्ट। ही फर्स्ट लिसन टू साउंड देन स्पीक। पहले वो साउंड को सुनता है और उसके बाद में उसको बोलता है। When the child reaches the age of 5 or 6 years, कि जब वो बच्चा जो है 5 और 6 ईयर की एज तक पहुंच जाता है, he starts reading and writing। क्या करने लग जाता है, वो रीड और राइट लिखना जो वो स्टार्ट कर देता है। देखिए अपन की बात करें, हम फर्स्ट क्लास से हिंदी जो थी, हिंदी लैंग्वेज जो है वो सीखी हमने। क्या घर के अंदर हिंदी का तो माहौल नहीं था, हम मारवाड़ी के अंदर या हमारी जो पंजाबी स्पीकिंग है या जो भी लोकल लैंग्वेज है हम उसी को बोलते थे। बट स्कूल के अंदर जो फर्स्ट डे से ही हमने जो सुना, जो हमें बुक्स मिली, जो पढ़ाया गया, वो सारा का सारा मैटर किसमें था, हिंदी में था। वो हिंदी के अंदर सुन सुन के ही आज हमारी हिंदी जो वो काफी अच्छी है। तो सेम वैसा ही ऑर्डर जो है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अडॉप्टेड करना होगा। ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स शुड बी गिवन their due importance during learning teaching time। और जब आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा रहे हो और उस लैंग्वेज को टीच करवा रहे हो या लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, तो आपको इन 4 इंपॉर्टेंट जो लर्निंग बेसिक स्किल्स जो है इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनके ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम इसी ऑर्डर से हमें सीखना होगा। नो स्किल शुड बी ओवर एम्फासाइज्ड। देखिए किसी भी एक स्किल के ऊपर आप ओवर एम्फासाइज नहीं करोगे। जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ है कि हमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया गया है वो रीडिंग के ऊपर दिया गया है, ठीक है, ओवर एम्फासाइज्ड। और न ही उसमें से आप किसी को नेग्लेक्ट करोगे और न ही आप उसको क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। देखिए ये अपन कल भी चर्चा की थी कि एक बच्चा जो है वो इमिटेट बहुत ज्यादा करता है और बहुत जल्दी करता है। इसीलिए अपने कहा जाता है ना कि छोटे बच्चों के साथ अपशब्दों का या ऐसे शब्दों का यूज नहीं करें जिससे कि वो बच्चा अपनी एक हैबिट के अंदर उसे अपना ले। अपन देखते हैं ना कि हमारे फ्रेंड सर्किल के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे आसपास के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो बात करते हैं ना तो दुनिया जान की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब सामने सुनने वाला व्यक्ति उसको नोटिस करता है तो वो सोचता है यार ये ऐसा बोलता है। यदि हम उसे टोक भी दें, भाई गाली क्यों दे रहे हैं, यार मैंने तो दी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। इट मीन्स उसकी वो क्या हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है। और उस हैबिट के कारण उसे नहीं पता चलता। अब देखिए जो अपन 9th से +2 लेवल तक जाएं तो मोस्टली स्टूडेंट के अंदर, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल हैं, उनके अंदर एक कॉमन वर्ड जो है वो एक हैबिट फॉर्मेशन का बना लेते हैं, यार नहीं यार मेरे से नहीं हुआ यार, है ना। और सेम जो है वो घर के अंदर इमिटेशन करते हैं उनका, सॉरी घर के अंदर उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उनको टोक दो उनको नहीं पता चलता, है ना, कि मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं। तो ये बात ध्यान में रखना कि इमिटेशन जो है बच्चा बहुत जल्दी करता है। कल मैंने बांडूरा का भी एग्जांपल दिया था इसके अंदर। देखिए द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाय इमिटेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स।
इमिटेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स जो वर्ड्स यूज करते हैं उन वर्ड्स को इमिटेट करते हुए एक चाइल्ड जो है वो अपनी मदर टंग को सीखता है, ठीक है। या फिर वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। एक्वायरिंग गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल ऑफ स्पीच। देखिए ये अपन कल भी चर्चा की थी कि एक टीचर जो है वो एक अच्छे मॉडल के रूप में उसे अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसको क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे। द टीचर मस्ट प्रोवाइड, टीचर को क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, गुड मॉडल ऑफ स्पीच बिफोर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के सामने एक अच्छा मॉडल जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए। हेल्प ऑफ टेप रिकॉर्डर्स, वो किसकी हेल्प ले सकता है, टेप रिकॉर्डर की ले सकता है, रेडियो की ले सकता है, ग्रामोफोन की ले सकता है, कैन बी टेकन, ग्रामोफोन वगैरह भी क्या है उसका यूज वो कर सकता है। क्लियर है कि अपन बात करें कि एक स्टूडेंट जो है, एक बच्चा जो है, सबसे पहले अपन बात करें कि अपने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर की, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि किसी भी स्टूडेंट को जब फॉरेन लैंग्वेज टीच करवानी है तो हमें वो चारों एस्पेक्ट्स, वो 4 स्किल्स जो है LSRW को फॉलो करना पड़ेगा। और सेकेंडली क्या कि एक बच्चा जो है वो मोस्ट इमिटेटिंग पर्सन है, इमिटेट करता है वो, है ना। तो आप जो भी वर्ड बोलते हो वो वर्ड आपका करेक्टली प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। देखिए सिचुएशनल अप्रोच बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां मुझे एक बात याद आ रही है कि हमें जब हम 6 क्लास के अंदर थे तो हमें क्या किया गया कि अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन जो थी वो लिखाई गई, और उसके अंदर सर ने हमें लिखवाया था कि मुझे 3 और 4 डेज की लीव चाहिए। अब हमारे साथ एक ऐसा फ्रेंड भी था जो घर पे रुका और उसने एप्लीकेशन लिख दी, और एप्लीकेशन कैसी लिखी, सेम वैसी की वैसी कॉपी करके उसने स्कूल के अंदर भेज दी जो उसकी कॉपी में लिखा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है कि जिस वक्त हमें एप्लीकेशन को सिखाया गया उस वक्त वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, और जब तक सिचुएशन क्रिएट करके आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ाओगे वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। सिचुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिचुएशन अपने ये कहें कि सिचुएशन इज टेक्स इंपॉर्टेंट रोल्स। क्लियर है? अब देखिए सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाए, जिस प्रकार की सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे क्या किया जाए, उसे वोकैबुलरी दी जाए, उसे सेंटेंसेस दिए जाए, ठीक है। अब देखिए ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी बेस्ट taught थ्रू सिचुएशन अप्रोच, देयरफॉर इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी taught इन सिचुएशन इन विच इज द नेचुरल वे, और वो भी किस वे के अंदर, नेचुरल वे। और नेचुरल वे अपना कौन सा है, LSRW। ए स्ट्रक्चर और वर्ड इज मीनिंगफुल इन द सिचुएशन, वो आपकी स्ट्रक्चर जो है, वो आपके वर्ड्स जो हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए उस सिचुएशन के इन विच इट इज यूज्ड, जिसके अंदर आप उसे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड, अच्छा सिचुएशन को आप क्रिएट भी कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, है ना, ड्राइंग ऑन द बोर्ड, गेस्चर एंड एक्शन। देखिए गेस्चर एंड एक्शन, घरों के अंदर 4-5 साल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका LKG या UKG के अंदर वो टीच कर रहे हैं, आप उन बच्चों को जब घर आकर देखोगे ना तो वो किसी पोएम को रिसाइट कर रहे होते हैं, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठा के किधर चले, देखो वो वैसा एक्शन जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अब इस पोएम को सिखाने के लिए मैडम ने भी क्लास के अंदर वैसा मॉडल प्रस्तुत किया था, वो खुद हाथी बनी थी, तब जाकर हमारे बच्चों ने वैसा एक्शन किया है।
ठीक है, ये नहीं कि हमारा बच्चा ही टैलेंटेड है कि वो खुद ही वो हाथ से हाथ का सूंड बना रहा है या पूंछ बना रहा है, नहीं। उस स्कूल के अंदर उस टीचर ने उस बच्चे पर वैसी सिचुएशन क्रिएट की है, वैसे गेस्चर दिए हैं, वैसा एक्शन दिया है, और बच्चा आपको पता है कि इमिटेट बहुत जल्दी करता है। क्लियर? तो सिचुएशन जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, और आपके जो सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस जो हैं, वर्ड्स जो हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और सिचुएशन क्रिएट आप किस प्रकार से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, ड्राइंग, ठीक है, गेस्चर है और एक्शन है। उसके बाद में अपना 8वां टॉपिक इसके अंदर आता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या पढ़ाया जाए? क्लियर? क्या पढ़ाया जाए, और पढ़ाने के बाद में उसका ग्रेडेशन करना। ग्रेडेशन का मतलब कौन सा टॉपिक पहले और कौन सा टॉपिक बाद में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें यहां कि सपोज दैट हमारे पास टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव दिया हुआ है। हाँ, ध्यान रखना, नोट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डी साइलेंट रहेगा। एडजेक्टिव दिया हुआ है, हमारे पास प्रोनाउन टॉपिक है, प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है, और अपन एक ले लेते हैं नाउन। ये 3 टॉपिक हैं, ये आपने सेलेक्ट किए हैं किसी भी क्लास को टीच करवाने के लिए। ये तो आपका सिलेक्शन है कि मुझे एडजेक्टिव करवाना है, प्रोनाउन करवाना है, नाउन करवाना है। लेकिन ग्रेडेशन का मतलब है कि पहले कौन सा टॉपिक करवाया जाए। अब फर्स्ट टॉपिक की अपन बात करें तो हम सबसे पहले किसको पढ़ाएंगे? हम सबसे पहले नाउन को, सॉरी, सबसे पहले अपन किसको पढ़ाएंगे? नाउन को पढ़ाएंगे, 1 नंबर पे नाउन, ठीक है। फिर अपन प्रोनाउन को पढ़ाएंगे और फिर अपन एडजेक्टिव को पढ़ाएंगे। पहले नाउन पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर एडजेक्टिव करवाएंगे। ये जो हमने जो तरीका लिया, क्योंकि नाउन जब करवा दिया, नाउन के बाद में जब आप प्रोनाउन करवाओगे तो नाउन की भी बात होगी, जब आप एडजेक्टिव करवाओगे तो उसके अंदर नाउन और प्रोनाउन दोनों की चर्चा होगी। क्लियर है कि आपका ग्रेडेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि जो आपने प्रीवियस के अंदर जो टॉपिक करवाया है, जो प्रीवियस के अंदर टॉपिक करवाया है, वो जो है नेक्स्ट जो आप नया जो टॉपिक करवा रहे हो उसको भी उसको साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेडेशन होना चाहिए। अब देखिए, इट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, बिल्कुल फंडामेंटल है ये। इट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग दैट वन शुड प्रोसीड फ्रॉम, कैसे प्रोसीड करें? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, आप हमेशा कैसे पढ़ाओगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे आई प्ले, ठीक है, आपने इजी स्ट्रक्चर ली, फिर उसके बाद में लिखा आई प्लेज फुटबॉल, ठीक है, आई प्लेज फुटबॉल। फिर आपने लिखा आई प्लेज फुटबॉल एवरीडे, आई प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड एट 4 o'clock। अब देखिए, आप एक सिंपल सेंटेंस है, उस सेंटेंस की लेंथ को बढ़ा रहे हो। सिंपल टू क्या जा रहे हो आप? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हो। फिर आता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, किसी भी बच्चे को जब अपन वोकैबुलरी तैयार करवाते हैं ना छोटी एज के अंदर, तो अपन बच्चों को क्या करते हैं? कार्ड्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, ठीक है, या कोई भी मॉडल प्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दैट आपने पिकॉक पढ़ाना है तो आपने पिकॉक की पिक्चर को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। टेबल की बात करनी है तो अपने बच्चों को टेबल दिखा दिया। एलिफेंट की बात करनी है तो एलिफेंट की पिक आपने बच्चों को दिखा दी। ये कॉन्क्रीट है, बच्चे बहुत इजी से समझ लेंगे। और फर्स्ट डे ही आप उसे एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी पढ़ा रहे हो। अब बच्चों को ऑनेस्टी के बारे में बता रहे हो, तो हाउ टू प्रेजेंट इट, इसका प्रेजेंटेशन बच्चों के सामने कैसे दे? तो सबसे पहले कॉन्क्रीट। और जब बच्चा जो है कॉन्क्रीट वोकैबुलरी के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेता है, व्हेन ही गेन द मास्टरी ऑफ कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, और आफ्टर दैट हमें टीच क्या करवाना है? एब्स्ट्रैक्ट, उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी के ऊपर जाना है। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बट नो वन, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता? नो वन नोज ऑल द वर्ड्स इवन इन हिज मदर टंग। अब देखिए, बट नो वन नोज ऑल द वर्ड्स इवन इन हिज मदर टंग, कि यदि अपने मदर टंग की भी बात करें ना, तो कोई भी एक नेटिव स्पीकर है, वो नेटिव स्पीकर अपनी मदर टंग के सारे वर्ड्स जो है वो नहीं जानता।
कि यदि हम मारवाड़ी हैं या पंजाबी हैं, क्या हमें प्योर पंजाबी आती है, क्या हमें प्योर मारवाड़ी आती है, क्या हमें प्योर जो है हिंदी आती है। हमें नेटिव वर्ड्स जो हैं, हमारे मदर टंग के वर्ड्स भी जो है ना, वो हमें नहीं पता होता। मास्टरी ओवर ए लैंग्वेज डज नॉट मीन नोइंग ऑल द वर्ड्स इन इट। और किसी भी लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी यदि आपने गेन करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस लैंग्वेज के सारे ही वर्ड्स जितने भी हैं आने चाहिए। ए पर्सन select the vocabulary he has to use in his day-to-day activities and can be said to have learned a language। कि एक पर्सन को क्या है, उतनी ही वोकेबलरी को सिलेक्ट करना चाहिए जितना उसका डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर यूज आ सके। एंड बी सैड टू हैव लर्न ए लैंग्वेज, ठीक है, और उसे क्या कहा जाए, इसे लर्न कीजिए अपनी लैंग्वेज के लिए। When he has learned its essential vocabulary, जरूरी vocabulary जो है सीख लेता है और बेसिक सेंटेंस पैटर्न सीख लेता है। इट मीन्स लैंग्वेज उसे काफी हद तक उसने क्या है, उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर ली है। फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज को प्राप्त करने के लिए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इज रिक्वायर्ड। और लैंग्वेज मटेरियल के लिए क्या है, जो भी लैंग्वेज मटेरियल जो है उसके लिए हमें सिलेक्शन और ग्रेडेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए स्कूल लीवर, देखिए लीवर वर्ड यूज किया है यहाँ, लीवर, ठीक है, लीवर का मतलब रहने वाला, ठीक है, और लीवर वैसे भी लीवर होता ही अपने। तो लीवर जो है, स्कूल लीवर, एक स्कूल के अंदर पढ़ने वाला जो नॉर्मली जो स्टूडेंट जो है, नॉर्मली एक्सपेक्टेड प्रोनाउंसिएशन ही, एक्सपेक्टेड टू मास्टर 250 स्ट्रक्चर एंड 2500 वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी कि उसे 250 स्ट्रक्चर और 2500 वर्ड्स जो है ना, उस बच्चे को आने चाहिए जब वो क्या है, एक स्कूल के अंदर है। यानी कि +2 तक उसे 250 स्ट्रक्चर और 2500 वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? अब ये नहीं है कि हम +1 +2 या प्लस BA फर्स्ट ईयर में आ गए और हमें उन वर्ड्स का पता नहीं है। अब देखिए, यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम 8th क्लास पास करके गए थे और 9th क्लास के अंदर हमने सिटी के अंदर एडमिशन लिया किसी अच्छे स्कूल के अंदर, मेरा फ्रेंड्स था और इंग्लिश के अंदर उसका हाथ जो था वो हमेशा से ही काफी ठीक ठाक था। तो देखिए, कुछ वर्ड्स जो है ना, स्कूल के अंदर भी जो टीचर्स जो है वो बड़े अजीब वर्ड यूज करते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है ना, स्कूल यूनिफॉर्म यूज नहीं करेंगे वो मोस्टली अपने जो है विलेजेस के अंदर। अरे ड्रेस को नहीं पहन गया यू, बड़ी अजीब बात है सर, ड्रेस तो पहनी हुई है, वो विदाउट ड्रेस नहीं है, बट बात यह कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई। ये वर्ड तो यूज ही नहीं सुनते अपन 8वीं तक तो। खैर आजकल तो बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान है। तो 9th के अंदर एडमिशन लिया तो भाई हमारा जो फ्रेंड था वो पीछे विदाउट यूनिफॉर्म बैठा, स्कूल यूनिफॉर्म के, और थैले होते थे और उस थैले के अंदर 4 बुक्स थी, क्योंकि आधी आधी डिवाइड करके लाते थे कि रिसेस से पहले वाली आप ले आओ, रिसेस के बाद वाली मैं। अब जैसे प्रिंसिपल सर आए तो उन्होंने आते ही उनसे क्वेश्चन किया कि आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, वेयर इज योर यूनिफॉर्म। अब भाई ये वर्ड तो कभी सुना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आया तो बड़ी समस्या क्रिएट होगी कि क्या पूछ रहे हैं। लेकिन उसके माइंड में तुरंत आया कि शायद ये बुक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स मैंने थैले के अंदर डाल रखी और ऊपर से गांठ मार रखी। तो उसने बड़े ही तत्परता से जवाब दिया कि सर जोड़ा मैं जी। प्रिंसिपल सर जो थे वो बड़े ही परेशान कि आपकी यूनिफॉर्म और वो थैले में, बाहर निकल। अब उसने वो गांठ खोल के और किताबें जो थी वो मेज के ऊपर बिखेर दी और उनसे पूछा कि ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म। अब फिर वो डर गया कि किताबें तो आधी है। तो उसने कहा जी गुरुजी आधी घरे पड़ी है जी। तो फिर जब उन्होंने उनसे पूछा कि मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल की वर्दी की बात कर रहा हूँ,
तब जाके उसे ये बात समझ में आई कि मैं तो बोल ही कुछ और रहा था। देखिए, ये सिचुएशन क्रिएट होना एक नॉर्मल बात है, किसी के साथ भी ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो वर्ड हमने सुना ही नहीं। कई बार होता है ना कि इंटरव्यू के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, गए हो और सामने इंग्लिश बोली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा तो सीरियल आ रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। क्लियर? तो एक स्कूल लेवल तक जो है एक स्टूडेंट को 250 स्ट्रक्चर और 500 जो है वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। ठीक है, टू द लैंग्वेज। एक सेकेंड, टू द लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। अब देखिए, एक्सपोजर यहां वर्ड दिया गया है, और यदि अपन यहां एक्सपोजर की बात करें तो क्या मुझे बताएंगे कि एक्सपोजर का मीन क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में ही बता देना मुझे। ठीक है, एक्सपोजर का मीन होता है प्रदर्शन करना। क्या मतलब होता है? प्रदर्शन करना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर थ्रू द लैंग्वेज, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग। एक बच्चा जो है वो क्या करता है? लर्न करता है अपनी मदर टंग को। मदर टंग, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड टू इट डेली। देखिए, एक बच्चा जो है वो मदर टंग सीख लेता है क्योंकि वो उसका डेली प्रदर्शन करता है, उसको डेली हैबिट के अंदर उस वर्ड्स को सुनता है और बोलता है। ठीक है, यानी कि सिचुएशन जो है, ही लिसन्स टू इट, ही लिसन टू इट, लिसन टू इट व्हेन इट इज स्पोकन अराउंड हिम। अब देखिए यहां वर्ड आ गया अराउंड। अब देखिए यहां आप अराउंड के बारे में मैं थोड़ा और आपको बता दूं। एक वर्ड तो है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर कह सकते हैं या इधर उधर कह सकते हैं। क्या मतलब है? चारों ओर या इधर उधर, दो वर्ड, चारों ओर या इधर उधर। और एक वर्ड आता है राउंड, RUND, राउंड। राउंड का मतलब भी क्या होता है? चारों तरफ, लेकिन इसमें गोल घेरा होता है, ये बात ध्यान में रखना। अराउंड भी चारों तरफ है, राउंड भी चारों तरफ है। अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, राउंड का मतलब होता है इधर उधर चारों ओर, और राउंड का मतलब होता है गोल घेरे में चारों ओर। अब यहां भी एक बड़ी विचित्र बात है कि एक एजुकेटेड टीचर होने के नाते हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। अपन कहते हैं ना कि प्रिंसिपल सर राउंड पे हैं, चलिए जी राउंड पे हैं। बच्चे भागकर क्लास के अंदर एंटर हो जाते हैं, बुक्स खोल लेते हैं। अरे भाई, जब प्रिंसिपल सर राउंड पे हैं, राउंड का मतलब गोल घेरे में चक्कर काट रहे हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऑफिस में चले जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा ही बोला जाता है, आज भी स्कूलों के अंदर यही कहा जाता है कि सर राउंड पे हैं, नॉट ए राउंड। सर अराउंड पे हैं। अराउंड मीन्स इधर उधर घूम रहे हैं, कभी भी वो आपकी क्लास की तरफ आ सकते हैं। अपन कहते हैं ना द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राउंड। अब जो अर्थ है ना वो राउंड करती है सूर्य के चारों ओर, यानी कि गोल, एक परिपथ के अंदर गोल क्या कर रही है? वो चक्कर लगा रही है। तो यहां वर्ड ध्यान में रखना, चारों ओर होता है अराउंड का मतलब, और एक अराउंड का मतलब होता है इधर उधर। अब चलिए अपन बात करते हैं कि ही लिसन टू इट व्हेन इट इज स्पोकन अराउंड हिम। जब उसके आसपास ये भाषा जब बोली जाती है तो वो उसको क्या करता है? सुनता है। एंड देन ही ट्राइज टू स्पीक इट, और फिर उसके बाद में वो क्या कोशिश करता है? एंड देन ही ट्राइज टू स्पीक इट, फिर वो इसको बोलने की कोशिश करेगा। वाइल लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, ऑल्सो एक्सपोजर टू हेल्प इन लर्निंग इट। और इसी प्रकार जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज को लाइक इंग्लिश को आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो इसके लिए क्या है? ऑल्सो एक्सपोजर टू इट, इट हेल्प इन लर्निंग इट। और यदि बच्चा उसका भी यदि प्रदर्शन करेगा तो वो उस प्रदर्शन जो है उसको उसको फॉरेन लैंग्वेज सीखने में उसकी मदद करेगा। द टीचर शुड सी
The teacher should see that students get maximum opportunities to listen and speak English. और टीचर को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए, किसमें, लिसनिंग और स्पीकिंग की। द यूज ऑफ मदर टंग इन क्लासरूम, द यूज ऑफ मदर टंग इन क्लासरूम शुड बी मिनिमाइज्ड। देखिए यहां वर्ड दिया गया मिनिमाइज्ड। अब देखो यहां हम ये नहीं कह सकते कि मदर टंग इज प्रोहिबिटेड, या हम ये कहें कि लैंग्वेज मदर टंग इज टोटली नेग्लेक्टेड, ऐसा हम नहीं कह सकते। आप मदर टंग का यूज कर सकते हो, लेकिन वो यूज मिनिमाइज होना चाहिए। कब, जब आप बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी जो है वो पढ़ा रहे हो। क्लियर है। कॉन्क्रीट के अंदर तो देखिए मदर टंग का बिल्कुल ही टोटली नेग्लेक्टेड, यू कैन सी, ठीक है, और आप उन्हें दिखा भी सकते हो, बच्चे देख भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, कंप्यूटर है, बच्चों को आप दिखा दोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी की जब अपन बात है लव की, तो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्यार को, है ना। तो अब लव जो है उसके लिए आपको अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर आप जा सकते हो कि लव जो है, लव मीन्स प्यार, आप वहां मदर टंग का यूज कर सकते हो। मदर टंग को प्रोहिबिटेड नहीं किया जा सकता, मदर टंग को नेग्लेक्टेड नहीं किया जा सकता क्लासरूम के अंदर। हाँ, मदर टंग का यूज है वो मिनिमाइज होना चाहिए, नॉट ए टोटली नेग्लेक्टेड। क्लियर। मिनिमाइज टू गिव द स्टूडेंट मैक्सिमम एक्सपोजर टू इंग्लिश, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन लैंग्वेज का प्रदर्शन कर सके, उसका यूज कर सके। फॉर दिस द टीचर कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके लिए एक टीचर को क्या करने चाहिए, एक टीचर को निम्न जो है वो स्टेप्स जो है वो यूज करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला आता है, इसके अंदर पहला जो आ रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूट पंपलेट्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस, कि स्टूडेंट को क्या करने चाहिए, पंपलेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। उस पंपलेट्स के अंदर क्या होना चाहिए, जो डेली रूटीन के अंदर हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस के जो है वो पंपलेट जो है वो बच्चों को जो है क्या करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। फ्रॉम ए फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग क्लब इन फॉर्म ए फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग क्लब इन स्कूल। और स्कूल के अंदर क्या कि फॉरेन लैंग्वेज के स्पीक करने वाले छोटे छोटे क्लब जो है बना दिए जाएं। डिस्प्ले चार्ट्स विद स्लोगन्स रिटन इन इंग्लिश, और क्या करें कि चार्ट्स को डिस्प्ले करें और उसके अंदर स्लोगन्स हों, और स्लोगन किसके अंदर हों, रिटन इन इंग्लिश ऑन वॉल्स एक्सेट्रा, कि जो इंग्लिश में लिखे हुए जो स्लोगन्स जो हैं वो चार्ट के ऊपर या दीवारों के ऊपर लिखे हुए होने चाहिए। शो स्लाइड्स इन इंग्लिश, और जो है बच्चों को जो स्लाइड्स शो करो वो किस में करो, आप इंग्लिश के अंदर स्लाइड शो कीजिएगा। और फिर इसमें लास्ट आता है टेक स्टूडेंट्स टू वॉच इंग्लिश मूवीज, और बच्चों को मोटिवेट करो कि वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को क्या करें, सुन सकें, इंग्लिश मूवीज को देख सकें, क्योंकि एक मूवी देखने के लिए बच्चा जो है काफी इंटरेस्ट से देखता है, और जब इंटरेस्ट से देखता तो इंटरेस्ट से उन वर्ड्स को सुनेगा भी, उनका प्रोनाउंसिएशन भी करेगा, इमिटेट भी करेगा। इसलिए क्या कि इंग्लिश मूवी जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए। और उसके बाद में अपन आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए जब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की अपन बात करें तो देखिए मोटिवेशन के बिना तो भाई कोई काम बनता ही नहीं है। विदाउट मोटिवेशन कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए यदि आप जाएंगे ना छोटी उम्र के अंदर, तो देखिए गली के अंदर दो बच्चे जो आपस में खड़े हुए हैं ना, आराम से बातें भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि समाज के अंदर अपने एक तो लोग ऐसे होते ही हैं, ठीक है, आप में से ज्यादा ताकतवर कौन है ना। मुझे राम में बड़ी ताकत लगती है, बोलूं तो कमजोर है कि कौन कर सके, और इतने वो दोनों जो है तन जाते हैं और एक दूसरे को पिटवाते रहते हैं और कोई आनंद लेते रहते हैं। देखिए एक तो बच्चे आराम से खड़े हैं,
आपने उनको लड़वा दिया, पिटवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों के अंदर आपने उत्तेजना इतनी पैदा कर दी कि उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिए झगड़ना पड़ा कि मैं बेटर हूं, ठीक है, इससे। तो मोटिवेशन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और विदाउट मोटिवेशन के कभी भी कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी बातें चर्चा नहीं कर सकते अपन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की अपन बात करें, इंटरेस्ट और मोटिवेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर मोटिवेशन जो है, या अपन इसको इंटरेस्ट कह सकते हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिवेशन टू लर्न ए लैंग्वेज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग इट। A child learns his mother tongue to get his needs fulfilled। बिल्कुल सही बात है। देखो, छोटे बच्चे को भूख लगी है, क्या पिएगा? क्या पिएगा? अच्छा, पानी पिएगा, है ना। अब बच्चे को आप क्या कर रहे हो? बच्चे को मजबूर कर रहे हो कि वो वर्ड को बोले, दूध पीना है, दूध पीना है। अब बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस वर्ड्स को उससे सीखना पड़ेगा, ताकि वो डायरेक्ट कह सके कि मुझे दूध पीना है, या मुझे पानी पीना है, ठीक है, या मुझे बाथरूम जाना है। तो एक बच्चा जो है ना, वो अपनी मदर टंग को सीखता है, क्यों सीखता है? टू नीड्स फुलफिल्ड, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, है ना। अपने पढ़ते हैं ना कि छोटा जो बच्चा होता है 5 साल तक की एज के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा जो वो सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है ना। सामाजिकता का उसके अंदर जो सोशल एक्टिविटीज के जो एबिलिटीज जो है, विर्च्यूज जो है, वो उसके अंदर नहीं आते। द लर्निंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज like English also fulfills certain needs of our student to make it। और सेम उसी प्रकार से उन बच्चों की भी जो कुछ जरूरत जो है, उनको फुलफिल करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या करवाई जाए? टीच करवाई जाए। मोर इंटरेस्टिंग लैंग्वेज को क्या किया जाए? मोर इंटरेस्टिंग तरीके से। Internal and external motivation should be aroused by the teacher with the help of pictures। अब देखिए, यदि अपन बात करें ना मोटिवेशन की, तो दो प्रकार का मोटिवेशन है। एक तो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल तो बाहर, कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, और इंटरनल मोटिवेट आप खुद किसी को देखकर मोटिवेट होते हो। तो देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन should be aroused by the teacher with the help of pictures, objects and actions। ठीक है, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, कि मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। कि मोटिवेशन जो है वो कोर ऑफ लर्निंग है। स्पेशली टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज। अब क्या कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स का भी आप यूज कर सकते हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज के लिए। तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अराउजिंग टेक्निक्स आती है इसमें सबसे पहले, दूसरी है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स है, और तीसरी इसके अंदर आती है इंटेंसिव टेक्निक्स। क्लियर है? तो सबसे पहले अराउजिंग टेक्निक की अपन बात करें, इन दिस कैटेगरी आर दोज टेक्निक्स that arouse students from a state of sleepiness। ये क्या करती है कि एक बच्चा सोया हुआ है, स्लीपिंगनेस, ठीक है, सॉरी स्लीपिंगनेस, और इंड्यूसिंग एनेक्सिटी। इंड्यूसिंग एनेक्सिटी का मतलब था चिंता पैदा करना, उनके अंदर चिंता पैदा करना, उनकी सोई हुई अवस्था से उनको जगाना, फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी, है ना, और क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना, फ्रस्ट्रेशन को खत्म करना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो अराउजिंग टेक्निक्स के अंदर आती है। ठीक है, देखिए, एक बच्चा सोया हुआ है, मतलब मस्त, पढ़ाई के प्रति कोई मतलब नहीं है जी, जितने आ गए ठीक है, पास हो गए ठीक है, ठीक है, इस अवस्था से उसको जगाना। अच्छा, सेकंड क्या है? इंड्यूसिंग एनेक्सिटी। ठीक है, इंड्यूसिंग एनेक्सिटी का मतलब होता है चिंता पैदा करना।
है ना, कि आपका इन फ्यूचर क्या होने वाला है, एट प्रेजेंट क्या होने वाला है, इस प्रकार का जो भी है। बच्चों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस जो आती है बोलने में, और कुछ क्या है कि जैसे कोई बच्चा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो उसके साथ वाले फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ा देते हैं, तो इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन निकलवाना। सेकंड, अच्छा एक चीज इसमें और ध्यान में रखना है कि सपोज दैट कोई भी बच्चा उसका प्रोनाउंसिएशन यदि उससे गलत हो रहा है तो स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना उसको परमिट किया जाता है, कि उसकी जो एरर जो है वो परमिटेड की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो लैंग्वेज को सीखेगा वो एरर फ्री उसका एटरेंस होता जाएगा, है ना। तो उसके अंदर टीचर्स की भी ये हेल्प एक ड्यूटी बनती है कि बच्चों को मोटिवेट करे, न कि उसका उनका मजाक उड़ाए। सपोज दैट बच्चा पढ़ता 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 उस बच्चे ने किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो वो गलत कर दिया, तो उसके ऊपर कमेंट मार के उसका मजाक उड़ाने का नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर लेता है तो आफ्टर पैराग्राफ आप उसको बता दीजिए कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है और किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन किया और उसका आपको क्या प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। क्लियर है, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकालिए। क्यूरियोसिटी, ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न कीजिएगा। उसके बाद में एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स, इसके अंदर क्या है, टू मोटिवेट ए पर्सन देयर शुड बी सम क्लियर कट गोल्स टू अचीव एंड एक्सपेक्टेंसी टू अचीव दैम। अब देखिए कि पहली बात तो ये है कि इंग्लिश जो है ना इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि हमारा एक सब्जेक्ट है और 72 नंबर टोटल पास होने के लिए चाहिए, हमें 36 नंबर जो है पास किया और कहानी खत्म। नहीं, उन बच्चों को सबसे पहले उस लेसन के बारे में या उस लैंग्वेज के बारे में क्लियर कट गोल होने चाहिए, ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। इन दिस डिजायरेबल फॉर टीचर टू फॉर्मुलेट क्लियर कट गोल्स फॉर द स्टूडेंट्स। और टीचर को यदि बच्चा खुद उसे नहीं पता तो ये टीचर की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को उस लैंग्वेज के बारे में जो है वो बताए, उसके क्लियर कट गोल्स के बारे में बताए। और उसके बाद में लास्ट आता है, इन दिस कैटेगरी आर इंक्लूड सच टेक्निक्स एज प्राइज, प्रेज, पनिशमेंट एंड कॉम्पिटिशंस एक्सेट्रा। ठीक है, इंसेंटिव टेक्निक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इंटेंसिव जो है, इंटेंसिव टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या है, प्राइज है, प्रेज है, पनिशमेंट है, कंपटीशन है, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे अपन पढ़ते थे तो हमें गुड मिलता था, गुड, वेरी गुड, स्टार, तो देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। सेकेंड डे जो है हमारी जो राइटिंग जो थी उसके अंदर और इंप्रूवमेंट आता था। इट मीन्स वो भी एक प्रकार का मोटिवेशन था। प्राइज देना, बच्चे की प्रेज करना, ठीक है, और गलत बिहेवियर है उसके ऊपर उससे पनिशमेंट भी देना, और दो बच्चों के बीच में कंपटीशन, क्लास के बीच में कंपटीशन जो है वो क्रिएट करना। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में आती है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आपके कुछ पूछना है, क्वेश्चन है, तो आप प्लीज या तो टेलीग्राम जो है नागम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के नाम से, उसके अंदर आप अपना जो है वो लिख सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।